दोस्तों आपने रोनाल्ड रीड की स्टोरी तो ज़रूर सुन रखी होगी। रोनाल्ड रीड एक स्वीपर और गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ पर सेविंग की। उनके पास ना तो नई कार थी और ना ही वो कभी अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर गए थे। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब उनकी डेथ हुई तो उनकी नेटवर्थ $8 मिलियन थी। लेकिन इतनी कम सैलरी में उन्होंने इतना पैसा कैसे जमा किया? असल में इतनी कम सैलरी में इतना पैसा जमा करना नामुमकिन था। इसीलिए उन्होंने अपनी सेविंग का ज़्यादातर हिस्सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और $8 मिलियन जमा किए। अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत सारी फाइनेंशियल पब्लिकेशंस को रीड किया और इन पब्लिकेशंस से अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप किया। एज अ रिजल्ट वो $8 मिलियन के मालिक बन गए। तो आज की वीडियो में हम मॉर्गन हसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से 3 ऐसे ही इन्वेस्टमेंट लेसन्स के बारे में जानने वाले हैं जो आपको आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करेंगे। अमेरिकन बिलियनर चार्ली मंगर कहते हैं कि मेरा एम रिच होना नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट होना है। इसीलिए अगर आप इतनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो जो आपको आपकी लाइफ में हर उस काम को करने के लिए फ्रीडम प्रोवाइड करे जो आप करना चाहते हो, तो फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करना होगी। अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए आपको इन 3 लेसन्स को अच्छे से समझना होगा। तो लेसन नंबर 1 है कंपाउंडिंग। अगर मैं आपको 1 जनवरी को $1 दूं और इसके बाद हर रोज इस अमाउंट को डबल करूं, यानी $2 2 जनवरी को, $4 3 जनवरी को और $8 4 जनवरी को, तो आपके ख्याल में 31 जनवरी को मैं आपको कितने डॉलर दूंगा? $1000, $10,000? लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को समझते हो तो आपको पता होगा कि 31 जनवरी को आपको $10,000 से कहीं ज़्यादा डॉलर्स मिलेंगे। $1 को 100% पर 31 डेज के लिए कंपाउंड करने पे आपको $1,73,742,000 मिलेंगे। कंग्रेचुलेशंस, आप एक ही महीने में बिलियनर बन जाओगे। लेकिन क्या होगा अगर आप इसी गेम में एक वीक लेट करते हो, यानी आप 7 जनवरी तक कंपाउंडिंग को स्टार्ट ही नहीं करते? तो आपके ख्याल में आपको 31 जनवरी को कितने डॉलर्स मिलेंगे? 250 मिलियन, 100 मिलियन? लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि आपको 31 जनवरी को सिर्फ $8 मिलियन मिलेंगे। यानी सिर्फ एक वीक लेट करने से आप 99% लेस अमाउंट घर लेके जाओगे। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को रियल लाइफ स्टोरी से भी समझने की कोशिश करते हैं। वारन बफे को ऑल टाइम बेस्ट इन्वेस्टर कहा जाता है। 2023 में उनकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट $106 बिलियन है और आप ये जानकर हैरान होंगे कि उनके $106 बिलियन में से ऑलमोस्ट $102 बिलियन उन्होंने अपने 65th बर्थडे के बाद जनरेट किए हैं। अगर हम उनके वेल्थ क्रिएशन के चार्ट को देखें तो हमें पता चलता है कि उन्होंने 11 साल की एज में मार्केट से 22% एवरेज एनुअल रिटर्न लिया है, जो कि एवरेज मार्केट रिटर्न से 2 टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन अगर हम वारन बफे के एवरेज एनुअल रिटर्न को दूसरे इन्वेस्टर से कंपेयर करें तो वारन बफे का एनुअल रिटर्न बहुत कम है। जैसे जिम सीमंस जो एक मैथमेटिशियन है और एक टेक्नोलॉजी फिल्म रेनांस टेक्नोलॉजीज को रन करते हैं, इनका एनुअल मार्केट रिटर्न पिछले 34 सालों से 66% है। लेकिन फिर भी इनकी नेटवर्थ वारन बफे की नेटवर्थ का 1/4 बनती है। लेकिन ऐसा क्यों है? इस सब की वजह यह है कि वारन बफे ने कंपाउंडिंग से फ़ायदा उठाने के लिए मार्केट के अंदर अपने टाइम को मैक्सिमाइज किया है, जबकि सीमन ने ना तो अपनी मनी को कंपाउंड किया और ना ही मार्केट के अंदर अपने टाइम को मैक्सिमाइज किया। सो फर्स्ट की टू क्रिएट वेल्थ इज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ, यानी आपको अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। भले आप 100 या फिर $1000 जितना भी अफोर्ड कर सकते हो, और आपको इस मनी को इन्वेस्टेड ही रखना चाहिए ताकि आप कंपाउंडिंग के लिए अपने मार्केट टाइम को मैक्सिमाइज कर सको। नंबर 2, वोलेटिलिटी इज फी नॉट फाइन। वोलेटिलिटी का मतलब है मार्केट के डेली स्विंग्स। स्टॉक्स एक हाई वोलेटाइल मार्केट है क्योंकि किसी भी दिन किसी भी स्टॉक का पोर्टफोलियो कुछ परसेंट अप या फिर डाउन हो सकता है। तो ऐसे में वो लोग जो स्टॉक मार्केट या फिर दूसरी वोलेटाइल मार्केट्स के इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को हैंडल नहीं कर सकते, वो लो वोलेटाइल एसेट लाइक ट्रेजरी बॉन्ड्स और दूसरे गारंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टडी रिटर्न लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन कोई भी लो वोलेटाइल एसेट एक वोलेटाइल मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता। कुछ इन्वेस्टर्स इस बात पर बिलीव करते हैं कि वो वोलेटिलिटी के बगैर एक अच्छा एनुअल रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इसीलिए एक दफ़ा बहुत सारे लोगों ने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक ऐसे आदमी को दे दिए जिसने उनकी इन्वेस्टमेंट का 1% हर मंथ रिटर्न करने का क्लेम किया। और ये आदमी था बर्ने मैडोफ, जो कि एक फ्रॉड स्कीम को रन कर रहा था और वो इन सब का पैसा लेकर भाग गया। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि वोलेटिलिटी एक इमोशनल प्राइस है जो आप पे करते हो अच्छा एनुअल रिटर्न हासिल करने के लिए।
ऑथर कहते हैं कि अगर आप S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, जो कि कॉन्स्टेंटली डाइंग कंपनीज को ग्रोइंग कंपनीज से रिप्लेस करता है, तो आप इस बात पर ज़रूर कॉन्फिडेंट होंगे कि इस इंडेक्स की लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी हमेशा अप ही रहेगी, चाहे मार्केट कितनी ही वोलेटाइल क्यों ना हो। लेकिन जब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग इन करते हो और देखते हो कि कुछ दिनों या फिर एक मंथ से आप लॉस में जा रहे हो, तो ऐसे में आप सोचते हो कि आपने इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करके सही फैसला किया या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में मॉर्गन हमें एक एनालॉजी ऑफर करते हैं मार्केट के डिप्स और वोलेटिलिटी को एम्ब्रेस करने के लिए। ऑथर कहते हैं कि हमें वोलेटिलिटी को फी के तौर पर कंसीडर करना चाहिए, ना कि फाइन के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गाड़ी को किसी इलीगल जगह पर पार्क करते हो और ट्रैफिक वार्डन आपको फाइन करता है, तो नेक्स्ट टाइम आप इस जगह पर पार्किंग करने से अवॉइड करोगे। बट अगर इसी पार्किंग स्पॉट में आपको पार्किंग करने के लिए फी रिक्वायर्ड हो, तो आप इस स्पॉट पर पार्किंग को प्रेफर करोगे और फी भी पे करोगे अगर ये पार्किंग आपके लिए बेस्ट स्पॉट है तो। ऑथर कहते हैं कि सेम प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग के लिए भी अप्लाई होता है। जैसे आप S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो मार्केट से एक अच्छा एनुअल रिटर्न लेने के लिए आपको ओकेजनल डिप्स और मार्केट वोलेटिलिटी को एक फी के तौर पर कंसीडर करना चाहिए। लेसन नंबर 3, द टेल इन्वेस्टमेंट। 2014 में अमेजोन ने एक फायर फोन लॉन्च किया। ये फोन एक डोमिनेंट फोन हो सकता था और अमेजोन के स्टॉक प्राइस को डबल कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक बिलो एवरेज स्मार्टफोन था। एज अ रिजल्ट अमेजोन के CEO जेफ बेजोस को इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा और उसको $170 मिलियन का लॉस हुआ। लेकिन इतने बड़े लॉस का जेफ बेजोस पर कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को एक बड़ा फेलियर मानते हैं, तो हम इससे भी बड़े फेलियर पर काम कर रहे हैं, यानी हम अपने किसी भी फ्यूचर प्रोजेक्ट में इससे भी बड़ा लॉस कर सकते हैं। जेफ बेजोस ने अमेजोन के साथ बहुत सारे साइड प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए। उनमें से एक साइड प्रोजेक्ट था अमेजोन वेब सर्विसेज का। इस स्मॉल प्रोजेक्ट ने अमेजोन की इनकम का 60% जनरेट किया और इस टेल इन्वेस्टमेंट ने जेफ बेजोस की दूसरी तमाम इन्वेस्टमेंट को आउट परफॉर्म कर दिया और साथ में फायर फोन जैसी दूसरी कई बेकार प्रोजेक्ट्स की भरपाई भी की। इसीलिए हमें टेल इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना चाहिए। हमारे लिए ये जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि हमारा कौन सा प्रोजेक्ट हमें ह्यूज रिटर्न देगा। इसीलिए हमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज, करेंसीज, कमोडिटीज और दूसरे एसेट्स में ऑलमोस्ट 10 इक्वल इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। मॉर्गन कहते हैं कि हमें कंपनीज के ब्रॉड इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे रसल 3000। इस इंडेक्स में 1980 से अब तक ऑलमोस्ट 50 कंपनीज ने अपनी वैल्यू लूज की है, लेकिन फिर भी इस इंडेक्स ने 73 फोल्ड रिटर्न दिया है, क्योंकि इस इंडेक्स की 7% कंपनीज जैसे एप्पल या फिर अमेजोन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। ऑथर मॉर्गन हसल कहते हैं कि हो सकता है कि आप अपने डिसीजन में से आधे डिसीजन में गलत हो, लेकिन टेल इन्वेस्टमेंट से आप फिर भी अपनी किस्मत बना सकते हो। एट द एंड मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप अपनी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी को स्ट्रेंथन कर सकते हो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर बिलीव रखते हुए, वोलेटिलिटी को एम्ब्रेस करते हुए और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स करते हुए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम।